जब सेनाएं आगे बढ़ती हैं तो सिर्फ दो ही चीजें तय होती हैं, विजय या विनाश। लेकिन इस युद्ध में कौन सा भाग्य लिखा है? युद्ध का बिगुल बज चुका है। सेनाएं अपने कदम बढ़ा चुकी हैं। रणभूमि अब दूर नहीं। लेकिन क्या वे सिर्फ युद्ध जीतने निकली हैं या इतिहास लिखने? इस अध्याय में जानिए कि युद्ध की आंधी में कौन टिकेगा और कौन मिटेगा। अगर आपने पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब सुनिए, नागा योद्धा अध्याय 11। सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। वेदांत के कनिष्ठ दूत, जो सरदार के शिविर में मौत से बमुश्किल बच निकले थे, को दो और लोगों की मदद से अदालत में ले जाया गया। वह पूरी तरह से पस्त और जख्मी लग रहा था। उसके कपड़े अभी भी खतरनाक यात्रा के कारण धूल से सने हुए थे। सरदार खान के कार्यों का आघात उनकी आंखों में स्पष्ट था, क्योंकि उन्होंने उस भयानक घटना को पुस्तक के साथ वर्णित किया था। वेदांत बढ़ते भय के साथ सुन रहा था। उसकी उंगलियां उत्सुकता से अपने सिंहासन के आर्मरेस्ट को थपथपा रही थीं। लैंप की धीमी चमक पूरे कमरे में बदलती छाया डाल रही थी और हवा तनाव से भारी थी। जब वेदांत को लगा कि दूत की बात समाप्त हो गई है, तो वह अपने सेनापति कृष्ण के पास गया। हालांकि संदेशवाहक के पास जोड़ने के लिए और भी बहुत कुछ था। मेरे राजा, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि सरदार की सेना के हम तक पहुंचने से पहले एक और लड़ाई होने वाली है। वे गोकुल की ओर जा रहे हैं, जहां नागाओं का एक छोटा समूह इंतजार कर रहा है। यह मेरी समझ है कि सरदार ने गोकुल में नागा साधुओं को हराने में भारी निवेश किया है, और जब तक वह यह उपलब्धि हासिल नहीं कर लेते, यह उनकी प्राथमिकता बनी रहेगी। वेदांत ने विलाप करते हुए कहा, काश हम भी राजा मनोहर के साथ मिल गए होते। साथ में हमारी संयुक्त शक्ति दुर्जेय होती। हम सरदार खान को खदेड़ सकते थे। कृष्णा ने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारे पिता हमेशा एकता में विश्वास करते थे। उन्होंने हमेशा कहा कि यह हमारी ताकत है और किसी भी दुश्मन के खिलाफ हमारी ढाल है। वेदांत का चेहरा अफसोस से काला पड़ गया। मुझे आपकी सलाह पहले ही मान लेनी चाहिए थी। मैंने जुगल किशोर के मधुर शब्दों को अपने फैसले पर हावी होने दिया। महाराज, हमारे पास ऐसी जगहों पर भी सहयोगी हैं जिनकी हम उम्मीद नहीं कर सकते। गोकुल में नागा साधु कोई साधारण साधु नहीं है। वे योद्धा हैं जो अपनी भक्ति और अनुशासित प्रशिक्षण से बंधे हैं, कृष्ण ने कहा। एक अन्य मंत्री ने कहा, हां महाराज, मैंने उनकी वीरता और बेजोड़ युद्ध कौशल की कहानियां सुनी हैं। उनके नेता अज्जा विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। सरदार खान की सेना के खिलाफ वे हमारा सर्वश्रेष्ठ दांव हो सकते हैं। युवा राजा वेदांत ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में आशा की झलक दिख रही थी। क्या उनके पास सरदार खान की सेना का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त संख्या है? कमांडर इन चीफ ने उत्तर दिया, अपने दम पर शायद नहीं, लेकिन हमारी सहायता और जनशक्ति के साथ वे एक जबरदस्त ताकत बन सकते हैं। इलाके के बारे में उनका ज्ञान और उनकी गुरिल्ला रणनीति हमारे प्रशिक्षित सैनिकों के साथ मिलकर स्थिति बदल सकती है। वेदांत को इसे संसाधित करने में एक क्षण लगा। वह जानता था कि नागा साधुओं के साथ गठबंधन करना अपरंपरागत है, लेकिन हताश समय में हताशापूर्ण कदम उठाने की जरूरत थी, और इसलिए उन्होंने नागा साधुओं के साथ गठबंधन बनाने का फैसला किया। राजा वेदांत ने एक निर्णय लिया जिसने उनके दरबार में कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। सरदार खान के साथ अपरिहार्य टकराव की निष्क्रिय प्रतीक्षा करने के बजाय आक्रामक रुख अपनाना। उन्होंने तुरंत गोकुल की ओर चलने का आदेश दिया। उनके कमांडर इन चीफ ने इस कदम की सलाह दी थी, यह सुझाव देते हुए कि उनका सबसे अच्छा मौका गोकुल की सहायता करना और आक्रमणकारी के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाना था। सैकड़ों अफगान झंडे, हरे, जिन पर सोने की कढ़ाई वाली दोधारी तलवार थी, हवा में लहरा रहे थे, जो आगे बढ़ती सेना की दुर्जय उपस्थिति का संकेत दे रहे थे। जब सरदार खान की विशाल सेना गोकुल की ओर बढ़ रही थी, तो जमीन कांपने लगी। उनके समन्वित कदम लयबद्ध गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहे थे, जो मीलों दूर से उनके आने की घोषणा कर रहे थे। सैनिकों की चमचमाती हरी और काली वर्दी में सुबह की सूरज की रोशनी झलक रही थी, जिससे एक चमकदार
चमक आ रही थी। प्रत्येक योद्धा जटिल कवच से सुसज्जित था, जो न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि डराने धमकाने के लिए भी बनाया गया था। उनके हेलमेटों पर भयंकर जानवरों के डिजाइन बने हुए थे और उनकी ढालों पर ऐसे प्रतीक थे जो अहमद शाह अब्दाली की शक्ति और विरासत का प्रतिनिधित्व करते थे। यह सिर्फ एक सेना नहीं थी, यह मनुष्यों का एक विशाल गतिशील किला था, घोड़ों और ऊंटों का तूफान था, चलते हथियारों की परेड थी। युद्ध के नगाड़ों ने उनके मार्च को विराम दिया और ध्वजवाहकों ने हरे मैदान पर दहाड़ते हुए शेर का प्रतीक चिन्ह ऊंचा करके जुलूस का नेतृत्व किया। अपने धनुष बाणों के साथ तीरंदाज, अधीरता से फूंफकारते घोड़ों के साथ घुड़सवार सेना, भाले और तलवारें लहराते हुए पैदल सैनिक, सभी एक ही उद्देश्य से आगे बढ़े, सरदार खान के लिए गोकुल पर दावा करना। उनके ऊपर शिकारी पक्षी मंडरा रहे थे, जो विशाल बल की ओर आकर्षित थे और शायद आसन्न टकराव को महसूस कर रहे थे। जिस भी गांव से वे गुजरे, वहां सन्नाटा छा गया। वहां के निवासी भय और विस्मय के मिश्रित भाव से छिपकर देख रहे थे। इस बीच गोकुल में सेना के आने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। आजा और नागा साधुओं ने तैयारी की, यह जानते हुए कि आने वाली लड़ाई उनकी पहले जैसी परीक्षा लेगी। पहले उन्होंने थोड़े समय के लिए सरदार की सेना का सामना किया था, लेकिन अब वे उसकी सेना की पूरी ताकत का सामना करेंगे। गांव में प्रत्याशा के कारण तनाव बढ़ गया और गोकुल ने आने वाले समय के लिए खुद को तैयार कर लिया। मठाधीश ने सभी नागा साधुओं को शून्य नागरिक क्षति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। गोकुल से ग्रामीणों की निकासी शुरू हो चुकी थी। लोगों को अपने आवश्यक सामान और कीमती सामान पैक करने और अपनी प्यारी भूमि को अलविदा कहने के लिए मजबूर होना पड़ा। महिलाएं विदाई में रोईं और पड़ोसियों ने महत्वपूर्ण वस्तुओं का आदान प्रदान किया, जिससे परिवारों को कम से कम कुछ दिनों तक जीवित रहने में मदद मिल सकती थी। कई परिवारों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और अपनी जमीन के लिए लड़ना चाहते थे। यह हमारी मातृभूमि है, ऐसे कैसे कोई आकर दावा कर सकता है? हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं मरेंगे भी। हम यहीं रहेंगे और अपनी आखिरी सांस तक अपने घरों के लिए लड़ेंगे। एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों को पकड़कर रोया, लेकिन अजा, शंभूजी और मठाधीश ने सभी गोकुल निवासियों को इस वादे के साथ जाने के लिए मना लिया कि वे उनकी शीघ्र वापसी सुनिश्चित करेंगे। नागा तेजी से काम कर रहे थे, अपने हथियार इकट्ठा कर रहे थे, सुरक्षा की तैयारी कर रहे थे और आगामी लड़ाई के लिए मंत्रों का जाप कर रहे थे। वीरता, बलिदान और दृढ़ संकल्प की खुशबू हवा में भर गई। गतिविधि के इस बवंडर के बीच आजा की शांत आवाज शोर को चीरते हुए शंभूजी का नाम लेकर पुकारी। शंभूजी आजा के पास चले गए और दोनों के बीच मौन शब्दों का आदान प्रदान हुआ। एक महत्वपूर्ण निर्णय अधर में लटका हुआ था। किसी को नहीं पता था कि वे क्या चर्चा कर रहे थे, और फिर बातचीत अचानक खत्म हो गई। आगे कुछ भी कहे बिना शंभूजी ने सिर हिलाया और कुछ ही मिनटों के भीतर उन्हें बुजुर्ग नागाओं के एक छोटे समूह के साथ गांव से बाहर निकलते देखा गया। उनका एक समय उग्र रूप था, जो अब उम्र के साथ खराब हो गया है। शंभूजी को ऐसे समय में उन सबको छोड़कर चले जाने से बाकी सभी नागा आश्चर्यचकित रह गए, जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये नागा कहाँ जा रहे हैं? शंभूजी गांव वालों के साथ क्यों जा रहे हैं? कुछ नागाओं ने अजा के पास आकर पूछा, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था। वे बूढ़े हैं और यदि उनके साथ युवा और शक्तिशाली लोग न हों तो वे मर जाएंगे। ये शब्द नागा योद्धाओं के लिए भारी निराशा और सदमा थे। वनराज अभी भी दुलारी और गोलू के साथ ग्रामीणों का सामान उठाकर उनकी बैलगाड़ियों पर रखने में मदद कर रहा था। अजा उसके पास पहुंची। वनराज, समय आ गया है मेरे दोस्त, आप भी गांव वालों के साथ जा रहे हैं। उसकी निराशा देखकर अजा ने आगे कहा, आपने बहुत मदद की है वनराज। आपने अपनी भूमिका खूबसूरती से निभाई है और आपके योगदान को कभी नहीं भुलाया जाएगा, लेकिन अब आपके लिए गोकुल छोड़ने का समय आ गया है। लेकिन क्यों आजा? मैं लड़ सकता हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूं। आप देखेंगे, आजा, कृपया मुझे एक मौका दें। वनराज ने अजा के फैसले से लड़ने की कोशिश करते हुए विनती की, लेकिन अजा दृढ़ निश्चयी थी।
क्या तुम्हें वह वादा याद है जो तुमने उस दिन किया था जब तुम यहां आए थे? वनराज ने लंबे चेहरे के साथ उत्तर दिया, हां, मैं गोकुल में रह सकता हूं, लेकिन जब भी आप इसकी मांग करेंगे तो मुझे जाना होगा। चिकित्सा शिविर में शंभू जी जाने से पहले ध्रुव के पास गए, जो अफगानों के खिलाफ लड़ाई के लिए उनके आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा था। उसने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा। मुझे नहीं पता कि हम दोबारा मिलेंगे या नहीं, लेकिन मेरे दोस्त, यह आपके नए संकल्प के लिए मेरी ओर से एक उपहार है। उठो और गलत के खिलाफ अपना फरसा खड़ा करो और अपने भाग्य को पूरा करो, शंभू जी ने कहा और ध्रुव को एक धारदार कुल्हाड़ी थमाई। ध्रुव ने झुककर दोनों हाथों से हथियार स्वीकार कर लिया। शंभू जी के जाने की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। नागाओं ने अपनी गतिविधियां रोक दीं। उनकी आंखें प्रस्थान कर रहे समूह का अनुसरण कर रही थीं। उनके चेहरे पर भ्रम और क्रोध का मिश्रण झलक रहा था। कुछ ने इसे विश्वासघात के रूप में देखा, दूसरों ने शंभू जी के प्रति याजा के पक्षपात के रूप में। फुसफुसाहटें तेज हो गईं और माहौल तनावपूर्ण हो गया। उनमें से कुछ ने जोर देकर कहा कि नारायण, इस मुद्दे को आजा के सामने उठाएं। आजा, आपने शंभू जी को ऐसे समय में हमें छोड़ने की इजाजत क्यों दी, जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? क्या आपका हृदय अपने गुरु के प्रति नरम हो गया है? क्या उसका जीवन हमसे अधिक कीमती है? नारायण ने पूछा। आजा सामूहिक अशांति को देखते हुए एक ऊंचे मंच पर चढ़ गई। भाइयों, उसने कहना शुरू किया। उसकी आवाज पूरे शिविर में गूंज रही थी। मैं आपकी चिंताओं, आपके संदेहों को समझता हूं। केवल दो ही विकल्प हैं, या तो आप मुझ पर भरोसा करते हैं और मुझसे लड़ते हैं, या आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं और मेरे पक्ष में खड़े नहीं होते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है। मुझे आप सभी पर भरोसा है और मैं अपनी बात पर कायम हूं। अब चुनाव आपका है। मैं आप में से किसी के लिए खुशी से अपनी जान दे दूंगा और मैं जानता हूं कि जो भी वहां रहेंगे वे मेरे लिए ऐसा ही करेंगे। लेकिन यह व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं है, यह हमारे सामूहिक भविष्य के बारे में है। मैं शंभू जी या मेरे लिए निर्णय नहीं लेता, मैं हमारे लिए निर्णय लेता हूं। मैंने निर्णय कर लिया है कि जो मुझे सबसे अच्छा लगा। अपना सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने की बारी आपकी है। नागाओं ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं। मठाधीश ने कुछ कदम आगे बढ़ाया और कहा, मुझे आप पर भरोसा है और मैं बिना शर्त आपके साथ खड़ा हूं। धीरे धीरे बड़बड़ाहट बंद हो गई। उसकी जगह मौजूदा लड़ाई पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया। नागाओं की एकता एक बार फिर मजबूत हुई, जो आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। दूसरी ओर सरदार खान अपने भव्य घोड़े पर बैठकर गोकुल के सामने हरे भरे परिदृश्य का सर्वेक्षण कर रहा था। क्षितिज उसकी बटालियन के विशाल विस्तार से बिखरा हुआ था। हजारों बख्तरबंद सैनिक, उनके हथियारों की चमक दूर से भी दिखाई दे रही थी, तत्परता से खड़े थे। एक अधिकारी तुरंत सलाम करते हुए सर पर दौड़कर सरदार खान के पास पहुंचा। हुजूर, हमारे कुछ स्काउट्स वापस नहीं आए। वे इलाके का निरीक्षण करने गए थे, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। सरदार खान ने एक नजर अधिकारी पर डाली। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान खेल रही थी। अपने चारों ओर देखो। उसने विशाल सेना की ओर भव्यता से इशारा किया, जो जहां तक नजर जा सकती थी फैली हुई थी। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि कुछ लापता लोगों से कोई फर्क पड़ेगा? अफसर ने नजरें नीची कर लीं। नहीं हुजूर। अच्छा, चलो आगे बढ़ें, सरदार खान ने आदेश दिया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था। उनके मन में गोकुल की विजय पहले से ही एक वास्तविकता थी। जैसे ही सरदार खान की बटालियन गोकुल के करीब पहुंची, हजारों फीट की लयबद्ध यात्रा पूरे देश में तूफान की तरह गूंज उठी। दांव ऊंचे थे, लेकिन सरदार का आत्मविश्वास अटूट था। इस बीच सरदार खान की सेना के लापता सैनिक, जिन्हें एक दिन पहले गोकुल के पास आगे के क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया था, जुगल किशोर के सामने खड़े थे, जो सरदार खान के तंबू में हरिपुर दूतों के साथ क्या हुआ था यह बता रहे थे। आमतौर पर शांत रहने वाले जुगल किशोर का चेहरा उनके जासूसों के हर शब्द के साथ गहरा होता जा रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी कनपटी पर नसें धड़क रही थीं।
सरदार खान के साथ उनका जुड़ाव सामरिक था, अपने प्रभाव और शक्ति का विस्तार करने का एक साधन था। एक अंतहीन चुप्पी के बाद वह बोला, उसकी आवाज ठंडी और मापी हुई थी, सरदार खान ने हद पार कर दी है। उनकी हरकतें हमारी प्रतिष्ठा पर दाग लगाती हैं और युद्ध और कूटनीति के नियमों को तोड़ती हैं। हमें उसे रोकना होगा। हम इस तरह की अवमानना को अनियंत्रित नहीं जाने दे सकते। हम सरदार के कार्यों में कमजोर या भागीदार के रूप में देखे जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। यह अच्छा हुआ कि उन्होंने हरिपुर जाने से पहले गोकुल में उन गरीब नागाओं को मारने का फैसला किया। इससे पहले कि वह राजा वेदांत पर हमला करे, हमारे पास उस तक पहुंचने का समय है। हम तुरंत गोकुल के लिए मार्च करेंगे और सरदार खान को रोकेंगे, इससे पहले कि वह हरिपुर में और कहर बरपाए। सेना तैयार करो। कमांडर ने सलाम किया। उसका दृढ़ संकल्प स्पष्ट था। यह हो जाएगा मेरे प्रभु। जैसे ही कमांडर अपनी सेना को एकजुट करने के लिए चला गया, जुगल किशोर ने सामने आने वाली घटनाओं पर विचार किया। संरेखण बदल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि गोकुल की सड़क एक ऐसे टकराव का केंद्र बन रही है जो पूरे क्षेत्र के भाग्य को बदल देगा। गोकुल में वापस अजा ने उस संकरे रास्ते की ओर देखा जो गोकुल से दूर जाता था। शंभूजी, कुछ बूढ़े नागा और वनराज शहर के लोगों को सुरक्षित क्षेत्र में ले जा रहे थे। मशाल की रोशनी ने विशाल चट्टान पर अजा के रूप को उजागर किया। उसका भगवा ध्वज रात की हवा के खिलाफ विद्रोही ढंग से लहरा रहा था। अधिराज एकांत आकृति की ओर चल पड़ा। वह अजा के कंधों पर भार महसूस कर सकता था। नरम चिंतित स्वर में उन्होंने कहा, आप खोए हुए लग रहे हैं। आप अपनी चिंता मेरे साथ साझा कर सकते हैं अगर इससे आपको किसी भी तरह से आराम मिले। अजा ने मुड़कर अधिराज की आंखों में देखा, जैसे कि उसकी आत्मा की उम्र को समझकर उस पर अपना भरोसा मजबूत कर रहा हो। उसने एक क्षण लिया और जो उसने महसूस किया उसे कहने का निर्णय लिया। अपराधबोध की भावना के साथ अजा ने उत्तर दिया, हां, मैं खोया हुआ महसूस कर रहा हूं। कभी कभी एक व्यक्ति जानता है कि कोई भी उसे सांत्वना नहीं दे सकता है या उसकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वह चाहता है कि कोई उनकी बात सुने, क्योंकि केवल जोर से कहने से राहत मिलती है कि दर्द का बोझ साझा हो जाता है। मैं भाग्यशाली हूं कि मैं यहां पहुंच गया, अपने भगवान शिव के इतना करीब। मुझे उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला है, लेकिन यह एक प्रश्न मेरे लिए सब कुछ अधूरा कर देता है। ऐसी लड़ाइयां हैं जो व्यक्ति अपने भीतर लड़ता है। मैं यह न जानने से पीड़ित हूं कि मैं कौन हूं, किसका बेटा, किसका खून, किसका अभिमान, किसका मोक्ष। मैं नहीं चाहता कि ये अनुत्तरित प्रश्न मुझे मोक्ष से वंचित करते हुए इस अमर दुनिया में वापस खींच लें। मेरी उत्पत्ति के बारे में यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहा है। मैंने शंभू जी और मठाधीशों से कई बार पूछा, लेकिन उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। मैं इस दुनिया को उस पहचान के साथ छोड़ने के लिए तैयार हूं जिसे मैं अब गर्व से पहनता हूं, लेकिन उस पहचान के सवाल के साथ नहीं जिसके साथ मैं इस देवभूमि में पैदा हुआ था। मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं कहां से आया हूं। मैं जानता हूं कि आप मेरी मदद नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं आभारी हूं कि आपने पूछा और मैं पिछली बार अपना बोझ थोड़ा कम कर सका। जैसे ही अधिराज ने अजा की आंखों को देखा, अजा के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए मुस्कान चमक उठी। अज्जा ने आसमान की ओर देखा, जैसे सितारों से वही सवाल पूछ रही हो। अधिराज असहाय महसूस कर रहा था। वह अजा के पास खड़ा होकर रात के आकाश में तारों को देख रहा था। जैसे ही सूर्य ने अपनी चढ़ाई शुरू की, हर्रीपुर में क्षितिज वेदांत की सेनाओं के छायाचित्रों से भर गया। बख्तरबंद पट्टियों से सजे हाथी आलीशान ठाठ के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनके दांत चमक रहे थे। घुड़सवार सेना की इकाइयां उनके कवच चमकते हुए पैदल सेना के साथ साथ चल रहे थे। वेदांत के राज्य के प्रतीक वाले झंडे हवा में लहरा रहे थे, जो उनके राज्य की शक्ति और संकल्प का एक ज्वलंत प्रमाण था। सबसे आगे वेदांत सवार थे, जो दृढ़ संकल्प और रॉयल्टी की छवि थे। वह सुनहरे कवच पहने हुए था। उसका हेलमेट एक पंख से सुशोभित था, जो राजा के रूप में उसकी स्थिति का संकेत देता था।
उनके बगल में उनके अनुभवी कमांडर इन चीफ कृष्णा सवार थे। उनकी चर्चाएं स्थिति की तात्कालिकता को प्रतिध्वनित कर रही थीं। हमारे बिना नागाओं के पास सरदार खान की सेना के खिलाफ कोई मौका नहीं है। जितना हमें उनकी जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा उन्हें हमारी जरूरत है। यह गठबंधन हमारे लिए सबसे अच्छा मौका है। हमें यथाशीघ्र गोकुल पहुंचना चाहिए। केवल एक संयुक्त मोर्चा ही उनकी प्रगति को रोक सकता है। कृष्ण ने अपनी आवाज में दृढ़ स्वर में टिप्पणी की। वेदांत ने सिर हिलाया। जैसे जैसे सेना आगे बढ़ी, जिन क्षेत्रों से वे गुजरे, वहां के ग्रामीणों और नगरवासियों ने उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने सरदार खान की क्रूरता की कहानियां सुनी थीं और अपने राजा को इस खतरे का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हुए देखकर उनके दिलों में आशा जगी। गोकुल का रास्ता अनिश्चितता से भरा था, लेकिन राजा वेदांत के साथ कृष्ण के नेतृत्व में आशा की स्पष्ट भावना थी। अब 3 अलग अलग तरफ से 3 सेनाएं गोकुल की ओर आ रही थीं और केंद्र में 100 से भी कम नागा योद्धा थे। शंभू जी के अन्य पुराने नागाओं के साथ चले जाने के बाद उनकी संख्या कम हो गई। युद्ध अब करीब है, सेनाएं टकराने ही वाली हैं, लेकिन इस महायुद्ध का पहला प्रहार कौन करेगा? आने वाले अध्याय में आपको मिलेगा रणभूमि की पहली टक्कर और युद्ध का भयानक रूप। तो इस रोमांचक गाथा का अगला भाग मिस मत करिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहले के एपिसोड्स मिस कर दिए? कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, उन्हें जरूर देखें। और ऐसे ही ऐतिहासिक और रोमांचक कहानियों के लिए द भारत डायलॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया अध्याय मिस न हो। धन्यवाद।